नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। यानी मैं काल हूँ, लोक का संहार करने वाला। 16 जुलाई 1945 को जब रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर के नेतृत्व में ट्रिनिटी टेस्ट सफल रहा तो उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता से कृष्ण का यही संवाद याद किया। लाजमी भी था। ओपेनहाइमर की टीम ने एक ऐसा हथियार बना लिया था जो पृथ्वी के ज्ञात इतिहास में कभी किसी कौम के पास नहीं रहा। दुनिया का पहला परमाणु बम बनाया था उन्होंने। अब ये बम ताकतवर होगा ये वैज्ञानिक जानते थे, लेकिन कितना होगा इसका उन्हें भी अंदाजा नहीं था। हिरोशिमा और नागासाकी के धमाकों के बाद जो दृश्य उभरे उन्होंने ओपेनहाइमर को भी विचलित ही किया। ये एक बड़ी वजह थी कि वो परमाणु बम की ही दूसरी किस्म हाइड्रोजन बॉम्ब के खिलाफ रहे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दुनिया न्यूक्लियर युग में प्रवेश कर ही गई। न्यूक्लियर हथियारों की ताकत ने उन्हें संप्रभुता का सबसे बड़ा रक्षक बना दिया। आप हैं और आप रहेंगे, या आप नहीं रहेंगे तो आपका दुश्मन भी नहीं रहेगा, ये सुनिश्चित करने का आज की दुनिया में एक ही जरिया है, न्यूक्लियर ट्रायड। जमीन से, आसमान से और पानी के भीतर से परमाणु हथियार चलाने की क्षमता। दुश्मन पहले हमले में सब कुछ तबाह कर दे तो समंदर के किसी कोने से उस दुश्मन को भी तबाह करने की क्षमता, यानी सेकंड स्ट्राइक। और इसके लिए चाहिए परमाणु बम। अमेरिका के पास था इसलिए रूस ने बना लिया। ब्रिटेन और फ्रांस को अमेरिका ने बम बनाने दिया। फिर चीन ने बना लिया तो हिंदुस्तान ने बनाया। हिंदुस्तान से घबराकर पाकिस्तान ने बना लिया। भुट्टो कहते भी थे कि घास क्यों नहीं खानी पड़ती, लेकिन बम तो बनाएंगे। नॉर्थ कोरिया और इजराइल ने चोरी से बम बना लिया और इन सबको बम ने सुरक्षा भी दी। हाल के दिनों में यह बात पुख्ता भी हुई है कि संप्रभुता की गारंटी तो परमाणु बम से ही मिलती है। दो एग्जाम्पल हम देंगे। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन के हिस्से परमाणु बमों का जखीरा आया, मिसाइल्स भी आईं। 1993 में अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने मिलकर दबाव बनाया कि यूक्रेन अपने बम रूस को दे दे। सिक्योरिटी गारंटीज भी दी, जो जेलेंस्की अब मांगते नहीं थक रहे हैं कि आपकी सीमाएं महफूज होंगी, हम लिख के दे रहे हैं। ब्रिटेन ने लिख के दिया, अमेरिका ने लिख के दिया, रूस ने लिख के दिया। जॉर्जिया के तब राष्ट्रपति थे एडवर्ड शेवरनादजे। इन्होंने यूक्रेन के तब के राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक से कहा कि एक सीक्रेट हमको मीटिंग करनी चाहिए, कुछ बात है। जानते हैं उस सीक्रेट मीटिंग में उन्होंने क्या कहा? उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि कुछ नहीं तो बस एक बम अपने पास रख लीजिएगा, आज येल्त्सिन है, कल जाने कौन आ जाए। क्रावचुक ने तब इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और सारे बम देकर दस्तखत कर दिए। और फिर वही हुआ जो शेवरनादजे ने कहा था। येल्त्सिन की जगह पुतिन आ गए। पुतिन ने पहले क्रीमिया लिया, अब 1/3 यूक्रेन वो और मांग रहे हैं। ट्रंप लाख डींगे हाँक लें, लेकिन ये सब जानते हैं कि पुतिन को यूक्रेन से पूरी तरह नहीं खदेड़ा जा सकता। पूरी दुनिया की नज़रों के सामने ब्रिटेन और अमेरिका के दस्तखत वाली सिक्योरिटी गारंटी का मजाक बन रहा है और यूक्रेन के नेता कातर नज़र से देख रहे हैं। सोचिए, अगर यूक्रेन के पास 5 न्यूक्लियर बम होते तो क्या ये सब होता? यूरोप को छोड़िए, आप मध्य पूर्व में आ जाइए। इसराइल ने परमाणु हथियार बनाने के लिए दुनिया भर में चोरियां की और अमेरिका ने आंखें मूंद ली कि बनने दो। इसने बैलेंस ऑफ पावर को मिडिल ईस्ट में हमेशा हमेशा के लिए इसराइल के पक्ष में झुका दिया। जिसने इसके बाद मध्य पूर्व में बम बनाना चाहा, बर्बाद ही हुआ। इराक, सीरिया, इन दोनों को बल से हराया गया और ईरान को इंटरनेशनल प्रेशर से झुकाया गया। 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमले का बदला लेना इसराइल का हक था, लेकिन उसने सिर्फ आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं की, 5 मुल्कों पर हमला किया, लेबनान, सीरिया, यमन, ईरान और कतर। इन हमलों ने अंततः ईरान के ही तर्क को मजबूत किया कि बिना बम के तो कोई सेफ नहीं है। नॉर्थ कोरिया नार्को टेररिज्म और डार्क ट्रेड का हब है, सब जानते हैं। मानवाधिकार उल्लंघन भर भर के वो करता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करने की सोचता, क्योंकि वहां बम है। ईरान के पास बम नहीं है तो तेहरान पर इजरायली जेट्स मंडराते हैं, लौट जाते हैं। अब ईरान भी उतना पाक साफ नहीं है, कहता भले रहे कि हम मेडिकल रिसर्च करेंगे, लेकिन नतांज की पहाड़ियों के नीचे अस्पताल खुला है या कुछ और है, सब जानते हैं। बराक ओबामा ने यूरोप के साथ मिलकर ईरान को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन पहले कार्यकाल में ट्रंप ने डील तोड़ दी और दूसरे कार्यकाल में तो उनके शहर पर, तेहरान पर सीधा हमला ही हो गया। हर देश के लिए, चाहे वो ईरान हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, कोई भी देश हो, उस देश के लिए जो परमाणु कार्यक्रम होता है घर के गहने जैसा होता है, बेशकीमती नेशनल एसेट्स, इन पर हमला हुआ। हमलों में क्या और कितना तबाह हुआ उसे लेकर अभी बहस है, लेकिन नतीजा वो कतई नहीं है जिसकी उम्मीद नेतन्याहू या ट्रंप ने की थी। 5 अक्टूबर 2025 ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कह दिया कि अब IAEA
यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ सहयोग या समझौते का कोई मतलब नहीं रहा। ये यूएन का न्यूक्लियर वॉच डॉग है। पेजेश्कियान का कहना है कि एक तो हम पर हमला हुआ, ये आरोप लगाकर कि हम बम बना रहे हैं, जबकि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से पीसफुल है, सिविलियन यूज के लिए है। अब जब जब ईरान में कोई ये बात कहता है, हमें द डिक्टेटर का वो सीन याद आता है, ओ बॉय वाला, देखना चाहिए आपको। खैर, पेजेश्कियान ने आगे कहा कि एक तो हम पर हमला हुआ, ऊपर से हमला करने के बाद हमारे देश पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे वो भी खत्म नहीं किए जा रहे हैं। एक हफ्ते पहले ही यूएन ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए और पुराने प्रतिबंधों को जारी भी रखा। ईरान का आईएईए से अलग होना एक बड़ी घटना होगा। अगर ईरान आईएईए के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो उस पर नजर रखने वाला कोई नहीं होगा। पारदर्शिता अभी भी पूरी नहीं थी, लेकिन अगर पूरी तरह खत्म हो जाएगी तब शक की गुंजाइश पैदा होगी। ईरान मनमर्जी करेगा, न भी करे तो कोई ये कहकर निशाना बना सकता है कि मनमर्जी कर रहा है। और इस सब से होगा क्या? मध्य पूर्व में अस्थिरता एक लेवल और ऊपर चली जाएगी। इस हफ्ते परमाणु बम को लेकर के यही इकलौती खबर नहीं आई। 5 अक्टूबर को ही ट्रंप ने यूएस और रूस के बीच हुई एक परमाणु संधि को रिवाइव करने की बात की है। सोवियत संघ के ज़माने से चली आ रही है संधि है न्यू स्टार्ट अकॉर्ड, 1991 से अमल में है। दोनों देशों के परमाणु हथियारों को लिमिट करने की बात करती है। फरवरी 2026 में एक्सपायर होने वाली थी। कुछ हफ्ते पहले ही पुतिन ने इसे रिवाइव करने की पेशकश की। अब ट्रंप ने कह दिया है साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, यानी बहुत जल्द ट्रंप और पुतिन के बीच एक नई डील होगी। इस डील से अमेरिका और रूस के रिश्तों में थोड़ी गर्माहट भी आ सकती है, ऐसा लोग कह रहे हैं। ट्रंप यूक्रेन की जंग रोकने की कोशिश में है। पुतिन ट्रंप के समझौते से खुश नहीं है, इसलिए जंग रुक नहीं रही। दोनों देशों में तनाव है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस पहल के बाद अमेरिका और रूस के बीच रिश्ते थोड़े बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि एक बार टेबल पे बैठना तो पड़ेगा ही। तो आज के शो में हम जानेंगे ईरान का आईएईए से अलग होना कितनी बड़ी घटना है, ट्रंप और पुतिन परमाणु हथियार पर क्या डील कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। पहले न्यू स्टार्ट अकॉर्ड की बात कर लेते हैं। पेपर पीछे से छुड़ाना चालू कर रहे हैं। अमेरिका के परमाणु बम बनाने के महज 4 साल के भीतर सोवियत संघ ने भी अपना पहला परमाणु बम बना लिया था। नाजियों को साथ मिलकर हराने वाले अमेरिका और सोवियत यूनियन अब कोल्ड वॉर में खुद ही आमने सामने थे। 29 अगस्त 1949 को सोवियत यूनियन ने अपने पहले बम का सफल परीक्षण कर लिया। आज रूस और अमेरिका के पास दुनिया के 87% परमाणु हथियारों का जखीरा है। कई रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, कई क्लेम्स हैं कि किसके पास कितने हथियार हैं, पर असल में एग्जैक्ट नंबर तो नहीं जानते। फिर भी अंदाजे के लिए आपको बता सकते हैं कि अमेरिका के पास 3700 से 5000 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं और रूस के पास 4300 से 5600 वॉर हेड्स हो सकते हैं। वॉर हेड माने एक्चुअल बम है, इसको ले जाने के लिए मिसाइल अलग से बनाई जाती है। इनमें से कुछ ही डिप्लॉय किए जाते हैं, यानी रेडी टू यूज कंडीशन में होते हैं। बाकी वॉरहेड्स को रिजर्व रखा जाता है, दुनिया से छिपाकर सुरक्षित भी रखा जाता है। जैसा हमने अभी बताया, अमेरिका और रूस के पास मिलकर दुनिया के परमाणु हथियारों का 87% हिस्सा, यानी किसी एक ने भी परमाणु बम से हमला किया तो दोनों देश आसानी से तबाह होंगे, पूरी दुनिया को साथ में लेके डूब जाएंगे। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए 1991 में दोनों देशों ने न्यू स्टार्ट समझौते की पहल की। स्टार्ट 1 के नाम से जाना जाता है। उस समय सोवियत संघ होता था। इस समझौते के कुछ वक्त बाद ही इसका विघटन भी हुआ, लेकिन फिर रूस ने कंटिन्यू किया। दिसंबर 1994 में इस पर फिर बात हुई। इसके अमल में आने का असर भी दिखा। 2001 के अंत में समझौते की वजह से दोनों देशों के 80% परमाणु हथियार हटा दिए गए से मुराद कि उन्हें डिप्लॉयमेंट से हटा दिया गया। बड़ी सफलता थी, इतनी बड़ी सफलता जितनी आज तक यूएन के किसी फैसले से भी नहीं आई। दिसंबर 2009 में यह समझौता समाप्त हो गया था। रूस और अमेरिका ने रिवाइव किया। 8 अप्रैल 2010 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव प्राग में मिले। भले ही राष्ट्रपति मेदवेदेव थे, लेकिन तब भी असली ताकत तो पुतिन के पास ही थी, जो तब होते थे प्राइम मिनिस्टर। उनके कहने पर यह सब कुछ हुआ। खैर, दिसंबर 2009 में ओबामा और मेदवेदेव ने इस संधि के रिवाइवल पर दस्तखत किए। फिर दोनों देशों की संसद से इसे अप्रूवल मिला, उसमें 2 साल लग गया। फरवरी 2011 में फिर से अमल में आ गई स्टार्ट। और जब संधि संसद से रेटिफाई हो गई दोनों देशों के, तो दोनों देशों ने फिर से परमाणु हथियारों का डिप्लॉयमेंट कम कर दिया।
अब सभी समझौतों में परमाणु हथियारों की संख्या कम करने की अलग अलग लिमिट है। जैसे 2011 वाला समझौते के मुताबिक दोनों देशों को परमाणु हथियार लॉन्च करने वाली मिसाइलों की संख्या आधी करनी थी। 10 है तो 5 पे ले आई। ये लिखा गया कि दोनों देश एक बार में 1550 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय नहीं करेंगे। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, इनकी संख्या लिमिट करके 700 कर दी गई। ये जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM हमने बताया, सबसे घातक यही होती है क्योंकि यही है सेकेंड स्ट्राइक, कि अगर पहले अचानक से कोई हमला कर दे, पूरा कमांड कंट्रोल आपका तबाह हो जाए, तभी भी दुनिया में कहीं एक वो सबमरीन होगी जो पानी के अंदर से दुश्मन पर फायर कर सकती है। ये म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का जो सिद्धांत है वो इसी तरह बनाया गया है कि अगर आप हमें बर्बाद करते हैं तो आपकी बर्बादी की गारंटी हम दे के आपको जा रहे हैं। अगला बिंदु ये था ट्रीटी में कि न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जा सकने वाली मिसाइल के जो लॉन्चर्स हैं उनकी संख्या घटाकर 800 कर दी गई। मिसाइल वो होता है जो अस्त्र जाता है और जिस लॉन्चर से उसे फायर किया जाता है वो ट्यूब, उसकी संख्या 800 कर दी गई। आगे लिखा था कि दोनों देशों को एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट्स का ऑन साइट इंस्पेक्शन करने की अनुमति होगी। कोई भी मिसाइल टेस्ट या परमाणु संयंत्र से जुड़ा नया काम होगा तो उसकी जानकारी दोनों देश एक दूसरे को एडवांस में दे देंगे कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। हर 6 महीने में डेटा एक्सचेंज होगा और कंपल्सरीली होगा। 2021 में यह समझौता खत्म हो जाता वैसे तो, चूंकि इसकी अब तक लिमिट 10 साल रखी जा रही थी, पर इसके खत्म होने से पहले ही बाइडेन और पुतिन ने इसे फिर रिवाइव किया और अवधि बढ़ा दी 5 सालों के लिए, यानी फरवरी 2026 तक ये अब चलेगी। अब चलना था इसे फरवरी 2026 तक, लेकिन फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इस युद्ध की वजह से अमेरिका और रूस में फिर से तनाव बढ़ा। बाइडेन ने पुतिन और रूस पर कई विवादित बयान दिए, पुतिन को वॉर क्रिमिनल तक कहा। इसी वजह से पुतिन ने 2023 में समझौते के तहत होने वाले इंस्पेक्शंस और बायलैटरल टॉक्स को सस्पेंड किया। पुतिन ने कहा कि हम संधि से अलग नहीं हो रहे, लेकिन हम कुछ रोक लगाएंगे। यूएस ने कहा कि रूस यूक्रेन की जंग की वजह से मिसाइल लॉन्चर्स की संख्या बढ़ाना चाह रहा है, परमाणु हथियारों को भी तैनात करना चाह रहा है। मेदवेदेव बयान दे ही रहे थे, इसलिए संधि से पीछे हटना चाहता होगा। अब बाइडेन नहीं है, ट्रंप हैं, फिर भी संधि बस नाम की बची हुई है। कोई नहीं जानता कि रूस ने इस समय कितने और कौन कौन से हथियार डिप्लॉय किए हुए हैं। भले ही पुतिन ने इसे रिवाइव करने की पहल की हो, लेकिन अभी तक ये बात तय नहीं हुई है कि वो अमेरिका को इंस्पेक्शन करने की इजाज़त देगा या नहीं, क्योंकि अभी तो एक एक्टिव फ्रंट पे सेनाएं लड़ रही हैं। एक तरफ अमेरिकन सपोर्ट है और दूसरी तरफ पुतिन खुद हैं। पुतिन सिर्फ रवायती तौर पर इस संधि को आगे बढ़ाना चाहते हैं या कोई और बात है, ये बात भी क्लियर नहीं है। जो भी हो, ट्रंप ने इस फैसले का स्वागत कर दिया है, इसे गुड आइडिया बताया है। जानकार कह रहे हैं कि इस पहल से अमेरिका और रूस के बीच जो तनाव है वो कम हो सकता है। जैसा हमने पहले भी बताया, संधि पर दस्तखत करने के लिए लीडर्स को मिलना पड़ेगा, डिप्लोमैट्स को, ऑफिशियल्स को मिलना होगा और इस कॉन्टैक्ट से तनाव नीचे आएगा। अभी दोनों देशों के रिश्ते खराब चल रहे हैं। अगस्त महीने में ट्रंप ने पुतिन को अलास्का बुलाया था यूक्रेन वॉर रोकने की चर्चा के लिए। 2 महीने बीत गए हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। उल्टा ट्रंप कह रहे हैं कि यूक्रेन रूस से अपना कब्जा छुड़ा भी सकता है। यूक्रेन छुड़ा सकता है मतलब वो ट्रंप अपनी बात कर रहे हैं। अपने कब्जे वाली ज़मीन से आगे भी बढ़ सकता है, ये भी ट्रंप कह रहे हैं। इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि ट्रंप यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकते हैं। विदेश सचिव मार्को रूबियो ने भी यही बात दोहराई है। अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन आसानी से मॉस्को और दूसरी जगहों पर हमले कर पाएगा, फार ईस्ट में जहां से तेल और गैस निकालता है रूस। यूक्रेन लंबे समय से रूस के एनर्जी प्रोडक्शन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के लिए यह खबर रेलेवेंट है क्योंकि साखलिन वगैरह में इंडिया ने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का निवेश किया है। हजारों करोड़ रुपए हमारा इंडिया का भी वहां लगा हुआ है, टैक्स पेयर्स का। खास तौर पर यूक्रेन ऑयल प्रोडक्शन को टारगेट करना चाहता है ताकि रूस की जो अर्थव्यवस्था तनाव में चल रही है वो और ख़राब हो। ऐसे में ट्रंप अगर यूक्रेन को अंदर तक वार करने वाली मिसाइलें दे दें या मिसाइलें जो हैं उनको चलाने की परमिशन दे दें तो रूस के लिए बुरी खबर है ही। इसलिए पुतिन ने भी अमेरिका को चेताया, कहा है कि अमेरिका ने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन सब तल्ख बयानों के बीच क्या न्यू स्टार्ट अकॉर्ड दोनों देशों के बीच शांति ला सकता है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके आप बताइएगा। अब ईरान की बात कर लेते हैं। जैसा हमने शुरू में बताया, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अब IAEA हमारे लिए प्रासंगिक नहीं रहा, यानी अब UN के लोग ईरान जाकर उसके परमाणु संयंत्रों का इंस्पेक्शन नहीं कर पाएंगे। जानकार कहते हैं कि अगर ईरान के अंदर परमाणु बम बनाने का जरा भी लालच होगा तो उसके लिए अब रास्ता आसान हो चुका है, क्योंकि अमेरिका के हमले ने उसे IAEA से दूर कर दिया है।
अब वो किसी देश पर भरोसा नहीं करना चाहता। पर हमला तो जून 2025 में हुआ था। पेजेश्कियान का बयान अब क्यों आया है? पहले आप कॉन्टेक्स्ट समझिए। 2015 में ईरान ने परमाणु डील की। इसमें अमेरिका ने फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन को शामिल किया। तय हुआ कि आप बम मत बनाओ, आईएईए के इंस्पेक्टर्स आपके जाएंगे, रेगुलर हमको रिपोर्ट्स देंगे, बदले में हम आप पर लगे प्रतिबंधों को हटाएंगे, आपका पैसा जो यूरोप में है, यूएस में है, हम उसमें से पैसा भी रिलीज करेंगे। 2018 में ट्रंप इससे लेकिन पीछे हट गए। ईरान ने बाकी देशों से समझौते में बने रहने को कहा, लेकिन वो राजी नहीं हो पाए। बिना यूएस के पॉइंटलेस हो गया था। इसके बाद भी आईएईए के अधिकारी ईरान के कुछ संयंत्रों में जाते रहे। 2024 में जब मसूद पेजेश्कियान चुनकर आ गए, उन्होंने कहा कि हम ये समझौता फिर से करना चाहते हैं। बैकडोर चैनल से बात भी शुरू हुई यूएस से, लेकिन फिर ट्रंप आए। जून 2025 में उन्होंने नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान पर बॉम्बिंग की। उसके बाद ईरान ने कहा कि अब बातचीत का कोई मतलब नहीं है। फिर आई 28 सितंबर 2025 की तारीख। यूएन ने ईरान पर लगे प्रतिबंध फिर बहाल कर दिए। असल में वो कभी खत्म ही नहीं हुए थे, एक्सपायर हो रहे थे, इसलिए यूएन ने इन्हें बढ़ा दिया। ये प्रतिबंध वही है जो 2015 की डील से पहले लगे हुए थे। हम अभी अमेरिकी प्रतिबंधों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो यूएस ने अलग से लगाए हैं। हम ये यूएन सैंक्शंस की बात कर रहे हैं। यूएस सैंक्शंस अलग हैं। ईरान को उम्मीद थी कि अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद उनके प्रति सहानुभूति बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पेजेश्कियान का कहना है कि आईएईए दोहरा मानदंड अपना रहा है। उसने हम पर हुए हमले की निंदा नहीं की, इसलिए अब उनसे रिश्ता रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो यूएस सैंक्शंस ही थे बाय द वे, जिस वजह से हिंदुस्तान ने ईरान से तेल खरीदना कम किया, अब ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। पहले हम ईरान से खूब तेल लिया करते थे। ईरान जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन से भी नाराज़ है। उसका कहना है कि वो बातचीत कर सकते थे, लेकिन यूएन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में उनका भी हाथ है, इसलिए भविष्य में जो भी बातचीत होगी उसमें इन 3 देशों की भूमिका अब कम होगी। ईरान के पास फिलहाल कोई परमाणु बम नहीं है, पर उसके दुश्मन इजराइल के पास है। ये राज नहीं है। फिर भी यूएन की तरफ से इजराइल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ईरान की एक शिकायत ये भी है। तो क्या आईएईए और ईरान के बीच आई नई खटास से ईरान का परमाणु बम बनाने का सपना सच हो जाएगा या रास्ता खुल जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी नोट पे राजदूत का ये एपिसोड कंक्लूड होता है। इसे साजिद ने लिखा, नेवी ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।